welcome to Step Up Academy. I'm Vanya Narain, the educator for English language. और जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, आपको बहुत बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत वार्म वेलकम किया जा रहा है आपका, मेरे द्वारा तो किया ही जा रहा है, किसके द्वारा और किया जा रहा है, ये क्यूट सा प्यारा सा जो हमारा स्टेप अप एकेडमी का जो मैस्कॉट पैंडा है, वो आपको पूरी पूरी शिद्दत से बिल्कुल शाहरुख खान स्टाइल बाहें फैला के आपका क्या करता है, स्वागत करता है, राइट। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम आ जाते हैं। स्वागत हो गया है हमारा, तो अब हम पढ़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लाइफ के ऊपर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बात की जा रही है यहाँ पर, जिसके बारे में, जो व्यक्तित्व जिसके बचपन को हम डिस्कस करने वाले हैं, वो व्यक्तित्व अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माई चाइल्डहुड एज द नेम सजेस्ट। नाम जो है आपके चैप्टर का वो क्या है? It is from your main textbook, which is Beehive and class 9th. The name of the chapter is My Childhood. और यहाँ पे My Childhood किसका? चैप्टर नंबर 6 है, वन शॉट है। Now, before I begin with the chapter and the explanation of the chapter, I need to explain what one shot means. One shot का basically मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को हम A to Z 1 to 100 कवर करते हैं। Alright, for all the students who are new, उनके लिए मैं बता रही हूँ, जो पहले से पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली उनको पता होगा, उनको लग रहा होगा मैम रिपीट क्यों कर रही हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि जब हम वन शॉट करते हैं, सो व्हाट माय मॉडस ऑपरेंडी इज, मॉडस ऑपरेंडी मतलब आप जिस तरह से काम करते हैं, राइट, आपका कोई काम करने का तरीका, ठीक है, उसको हम मॉडस ऑपरेंडी कहते हैं। मेरा मॉडस ऑपरेंडी ये है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या अगर आप कोई चीज़ फॉर एग्जाम्पल कोई चैप्टर है, तो व्हाट वी डू इज़ कि हम उस चैप्टर को पूरा समझ लेते हैं, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम उस चैप्टर का पढ़ लेते हैं, सो दैट वी गेट द होल आइडिया ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड। ठीक है, मतलब मैं नॉर्मली, लोग क्या करते हैं, समरी वगैरह पढ़ा देते हैं या मोटे मोटे तौर पे बता देते हैं कि भाई ये जो है ये सब कुछ कहा गया है, ये मेन पॉइंटर्स हैं। आई डोंट रियली डू दैट, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर एक बार हमें चैप्टर क्लियर हो गया है ना, तो फिर हमें ये दिक्कत नहीं होगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, किस कैरेक्टर के ऊपर सवाल है, हमें सब कुछ क्लियर होगा। ऑलराइट, सो दैट इज़ माय आइडिया ऑफ वर्किंग आउट ऑन दिस मॉडल। सेकेंडली, हम इसमें हर चीज़ करने वाले हैं, हम जो थीम है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, जो रेफरेंस जो लाइन्स ली जाती हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, जो हम ग्लोसरी टर्म्स होते हैं जो डिफ़िकल्ट आपको लगते हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपको हर चीज़ जो है वो पूरी कवर की जाएगी यहाँ पे वन शॉट में। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब यहाँ पे जैसे कि मैं बात कर पा रही हूँ, पहला जो आप देख पा रहे हैं फोटोग्राफ, यहाँ पे मतलब मैं सामने से हट जाती हूँ, गलत खड़ी हो गई हूँ। यहाँ पे आज हम इस छोटे से प्यारे से बच्चा जो यहाँ पे दिख रहा है, बड़ा क्यूट सा, उसकी लाइफ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, माय चाइल्डहुड हम उनकी लाइफ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और उनकी मदर के साथ वो यहाँ बैठे हुए हैं। उनके बचपन की फ़ोटोग्राफ देख के, आप ये फ़ोटोग्राफ देख के क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बच्चा आगे पढ़ के, आगे चल के कितना बड़ा नाम जो है वो भारत में बनता है। कि इनको भारत में, आपको मालूम है ना कि हमारे यहाँ सिविलियन ऑनर्स, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हमारे यहाँ क्या होते हैं? सिविलियन ऑनर्स किसको कहते हैं हम? एक तो होते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स, है ना, गैलेंट्री अवार्ड्स हमें जो मिलिट्री में मिलते हैं, ठीक है, लेकिन एक होते हैं हमारे सिविलियन ऑनर्स। सिविलियन ऑनर्स कौन से होते हैं? जो हाईएस्ट अवार्ड जो कॉन्फर किए जाते हैं, आपने उनमें नाम सुना होगा, पद्म भूषण का, पद्म विभूषण का, पद्मश्री का, और सबसे सर्वोच्च आपने नाम सुना होगा भारत रत्न का। ठीक है, तो ये जो छोटा सा बच्चा है, ये आगे चल के भारत रत्न का रेसिपिएंट बनने वाला है। एंड देयर आर फ्यू पीपल हु जिनके ऊपर यू नो द ऑनर्स आर नॉट conferred upon them, they confer the honor upon the award by accepting them, right? तो ये बच्चा आगे चल के इतना ही बड़ा और इतना ही आप कह सकते हैं कि व्यापक जो नाम है इसका बनने वाला है, and he becomes the पीपल्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल आप सही समझे, ये छोटा सा बच्चा जो यहाँ पे आपको तस्वीर में दिख रहा है, जिसकी जीवनी के ऊपर, जिसके चाइल्डहुड रेमिनिसेंस के ऊपर, जिसके बचपन के ऊपर हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं या हमारा चैप्टर पढ़ने वाला है, उनका नाम है APJ अब्दुल कलाम। राइट, APJ अब्दुल कलाम हमारे 11वें राष्ट्रपति।
चलिए अब उनके बारे में आप माई चाइल्डहुड है, जाहिर सी बात है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव मतलब यहाँ पे राइटर अपने बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि बायोग्राफी है, ऑफ कोर्स इट इज़ अ बायोग्राफिकल एलिमेंट बट इट हैज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। वो अपने बचपन के बारे में यहाँ आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, आप वो अपने बारे में आप लिख रहे हैं दैट आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द erstwhile मद्रास स्टेट। मतलब ऑब्वियसली जब उनका जन्म हुआ तब भारत जो था वो ब्रिटिश राज के अधीन था, इस वजह से उन्होंने इसको मद्रास स्टेट या मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था, ठीक है। और उन्होंने कहा कि मेरा जन्म एक मिडिल क्लास तमिल परिवार में हुआ, ठीक है, तमिल मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ। रामेश्वरम जो कि erstwhile उस टाइम पे कहाँ आता था, मद्रास स्टेट में आता था। उनके फादर के बारे में ही सेज माई फादर जैनुलब्दीन, ठीक है, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and the true generosity of spirit. और वो अपने पिता के बारे में बोलते हैं कि मेरे पिता, ना उनके पास कोई बहुत फॉर्मल एजुकेशन थी और ना ही बहुत पैसा था, ठीक है, दोनों ही चीज़ों की कहीं ना कहीं तंगी थी। पढ़ाई भी वो बहुत ज़्यादा फॉर्मली अपनी एजुकेशन नहीं ले पाए थे, क्वालिफिकेशन नहीं ले पाए थे, और पैसे की तंगी तो थी ही। लेकिन उसके बावजूद अगर आप बात करते हैं दैट ही डिड व्हाट ही कुड डू बेस्ट, राइट। वो उनके अंदर एक इन्नेट, मतलब इन्नेट का मतलब यहाँ पे होता है क्या, इन्नेट का मतलब होता है जो पैदाइशी हो, है ना, जो बाय बर्थ हो आपके अंदर। तो अगर आप बात करते हैं ही पोजेस्ड ग्रेट इन्नेट विजडम, उनके अंदर एक पैदाइशी तौर पर एक तरह का विजडम था जो उनके अंदर था, और एक जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट जो थी वो उनके अंदर थी, ठीक है। तो वो अपने पिता के बारे में यहाँ पे हमें सबसे पहले अपने पिता, अपनी प्लेस ऑफ हिज बर्थ या जहाँ से वो बिलोंग करते थे वो बता रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग दैट ही इज टेलिंग अस अबाउट इज हिज फादर। ऑलराइट, नाउ ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर। अब वो बात करते हैं अपने पेरेंट्स की, ठीक है। पहले उन्होंने अपने पिता से शुरू किया, नाउ ही कम्स टू हिज मदर एंड ही सेज कि उनके पास एक आइडल हेल्पमेट उनकी माँ में थी, जो कि आप बात कर सकते हैं आशियम्मा, ठीक है। अब उनमें आप बात कर रहे हैं कि वो अपने पिता के और अपनी माँ के बारे में बात कर रहे हैं दैट दे वर अ गुड पेयर, दे वर अ गुड कपल। मेरे पिता जो कि बहुत ज़्यादा फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थे लेकिन बहुत वाइज आदमी थे, उनके अंदर एक जनरोसिटी स्पिरिट थी, और वो चीज़ मेरी माँ के अंदर भी थी, और दे मेट halfway on that, right? This is what he's saying. Now, I do not recall the exact number of people she fed every day, but I'm quite certain that far more outsider ate with us than all the members of our own family put together. और ये बात वो कैसे बता रहे हैं, अपनी जनरोसिटी वो कैसे बता पा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मुझे ये तो एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो रोज़मर्रा में या डेली वो कितने आउटसाइडर्स को, कितने लोग जो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं थे, उनको खाना खिलाया जाता था हमारे घर पे। लेकिन ये बात ज़रूर है, मैं ये ज़रूर अपने रिकलेक्शन से बता सकता हूँ कि जितने लोग हमारे परिवार में थे उससे कहीं ज़्यादा लोग, अगर मेरे परिवार में जितने लोग थे उन सबको साथ में मिला दिया जाए तो भी कहीं उससे कहीं ज़्यादा जो आंकड़ा था, नंबर था, उन लोगों का था जो कि हमारे घर में आके खाना खाते थे, राइट। तो ये चीज़ वो क्या शो कर रही है, ये चीज़ शो कर रही है द सेंस ऑफ जनरोसिटी, कि उनके पास बहुत पैसा नहीं था, बहुत फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, बहुत वेल ऑफ नहीं थे, बट उनका दिल जो था वो बहुत बड़ा था। और दोनों का, उनके पेरेंट्स का दोनों का ही दिल बहुत बड़ा था, दोनों ही बहुत ही जेनरस लोग थे। दे बिलीव्ड इन शेयरिंग, दे बिलीव्ड इन फीडिंग पीपल, विच इज इन सेल्फ इज अ वेरी वेरी बिगर साइन ऑफ generosity and having the kind attitude towards people, right? Now, I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. अब वो अपने बारे में कहते हैं, थोड़ा हम्बली कहते हैं कि मैं, काफ़ी सारे बच्चे थे, उनमें से मैं भी एक था, ठीक है। छोटा सा लड़का, शॉर्ट बॉय, मतलब ज़्यादा हाइट नहीं थी, शॉर्ट बॉय, जिसके अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स थे। अनडिस्टिंग्विश्ड मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मेरे लुक्स में जो मुझे दूसरों से अलग करती थी, या मुझे बड़ा कोई एक बिलो एवरेज इन द सेंस आप कह सकते हैं कि वो अपने आप को कह रहे हैं कि अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स मतलब कि एक ठीक ठाक दिखने वाला लड़का जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले पेरेंट्स के घर पैदा हुआ था, ठीक है। मतलब हैंडसम पेरेंट्स, मतलब द पेरेंट्स हैड दैट फेशियल ब्यूटी एज वेल, बहुत अच्छी पर्सनालिटी एंड बहुत खूबसूरत फीचर्स के थे उनके पेरेंट्स के, और उनके यहाँ ये बच्चा पैदा हुआ जिसके लुक्स जो थे वो
ठीक ठाक थे, अंडर, आप कह सकते हैं नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, जस्ट एवरेज लुक्स. ऑलराइट, वी लिव्ड इन अ एंसेस्ट्रल हाउस व्हिच वाज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी. वो बताते हैं कि वो कहाँ रहते थे. उनका एक एंसेस्ट्रल मतलब पुश्तैनी घर था जो कि कब बनाया गया था, कहीं ना कहीं बीच में मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी में वो घर बिल्ट कर लिया गया था. इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम. अब इसमें एक और चीज़ आती है कि उनका घर जो था वो पक्का घर था. ठीक है, इट इज़ अ बिग डील. इसलिए बिग डील थी क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम व्हेन इंडिया वाज स्टिल अंडर द इम्पीरियलिस्टिक पावर ऑफ ब्रिटिश. ठीक है, मतलब इंडिया अभी भी अंग्रेज़ों के अधीन थी, अंग्रेज़ी साम्राज्य के अधीन थी. राइट, तो उस टाइम पे भी पक्का घर होना जो कि लाइमस्टोन और ब्रिक से बना हुआ फेयरली बड़ा घर होना, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो ठीक ठाक होने का एक निशानी थी. राइट, सो इट वाज अ काइंड ऑफ अ बिग डील. आज की डेट में अगर हम बात करें कि पक्का घर है तो हमें बहुत ही बेसिक चीज़ लगती है, लेकिन उस ज़माने में ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी. बहुत कम लोगों के घर हुआ करते थे जो कि पक्का कंस्ट्रक्शन हुआ करता था. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वर्थ मैंशनिंग. इसी वजह से उसने इस पर्टिकुलर जो आप कह सकते हैं पॉइंट ने जगह पाई है उनके ऑटोबायोग्राफिकल नोट में. ऑलराइट, और वो कहाँ पे था, मॉस्क स्ट्रीट में था, रामेश्वरम में. ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली अभी तक हमें क्या बताया है, उन्होंने हमें बेसिकली एक ओवरऑल आइडिया दिया है उस जगह का जहाँ पे उनका जन्म हुआ, रामेश्वरम शहर का, उनके पेरेंट्स के बारे में, उनके पेरेंट्स का जो नेचर था, वो खुद कैसे दिखते थे उसके बारे में उन्होंने एक थोड़ी सी झलकी हमें दिखाई है. और दूसरा उन्होंने हमें बताया कि उनका घर जो है वो मॉस्क स्ट्रीट रामेश्वरम में आता था. ऑलराइट, नाउ My austere father used to avoid all inessential comfort and luxury. Austere मतलब क्या होता है, जो बहुत ही साधु संत जैसे, जो कि बहुत ही मिनिमलिस्टिक लिविंग में जो व्यक्ति विश्वास करता है उसको हम ऑस्टेरिटी बोलते हैं. ठीक है, ऑस्टेयर बोलते हैं, ऑस्टेरिटी बोलते हैं. वो क्या करते थे, इनएसेंशियल कंफर्ट मतलब जो कि नेसेसिटीज़ नहीं है या ज़रूरी नहीं है, उन कंफर्ट या लग्जरीज को अवॉइड करते थे. इनएसेंशियल का मतलब हो गया जो कि ज़रूरी नहीं है. एसेंशियल होता तो मतलब क्या था, ज़रूरी. राइट, इनएसेंशियल है तो मीन्स जो कि ज़रूरी नहीं है, तो जो भी ज़रूरी नहीं होता था उस तरह की लग्जरीज या कंफर्ट को वो अवॉइड करते थे. ठीक है, However, all necessities were provided for. जबकि उन्होंने कहा कि ठीक है, सारी लग्जरीज या आपको मालूम है ना, वॉन्ट्स में आगे चल के अगर आप लेंगे इकोनॉमी वगैरह भी अगर सब्जेक्ट लेंगे तो आपको समझ में आएगा दैट हम अपनी जो वांट्स हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हम 3 कैटेगरीज में करते हैं. पहली होती है नेसेसिटीज़, फिर होती हैं हमारी वांट्स, लग्जरीज, कंफर्ट्स. मतलब हमने वांट्स को हम डिवाइड करते हैं, हम करते हैं उसको वांट्स को कैसे हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, कुछ नेसेसिटीज़ होती हैं, कुछ कंफर्ट्स होते हैं, कुछ लग्जरीज होती हैं. तो उन्होंने कहा कि लग्जरीज और कंफर्ट्स को तो उसके फादर जो है, उनके फादर वो अवॉइड करते थे, लेकिन नेसेसिटीज़ को जो भी होती थी, जो भी ज़रूरत होती थी, जो कि डायर ज़रूरत होती थी, नेसेसिटीज़ होती थी, वो ज़रूर पूरी की जाती थी. ठीक है, इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटीरियली एंड इमोशनली. तो वो कह सकते हैं, वो कहते थे जैसे कोई भी अगर आप ज़रूरत क्या होती है बेसिकली, खाने की, शेल्टर की, फूड की, दवाइयों की, ये सारी चीज़ें उनको उनके बचपन में प्रोवाइड की गई. तो कहते हैं बाय एंड लार्ज अगर मैं देखता हूँ या मैं रिफ्लेक्ट बैक करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा बचपन जो है एक बहुत ही सिक्योर्ड बचपन मुझे मिला है. दोनों तरह से, एक इमोशनल लेवल पे भी आपके चाइल्डहुड जो है बहुत सिक्योर रहा है. दूसरा आपका अगर आप बात करते हैं तो आपका मटीरियली मतलब जो आपको चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत थी या जो उनकी नीड्स थी वो कम से कम वो हमेशा मेट हुई. राइट, तो आप कह सकते हैं कि मटीरियली और इमोशनली दोनों ही तौर पे उनको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई. एंड ही हैड अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड. नाउ The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. ठीक है, अब 8 साल की उम्र में आप कह सकते हैं कि 8 साल की उनकी उम्र थी जब वर्ल्ड वॉर ब्रेक की. तो आपको मालूम हो सकता है कि वो कब हुआ होगा. 1939 मतलब क्या, तो आपको मालूम हो रहा है 1931. ठीक है, 8 साल की उम्र में उन्होंने वर्ल्ड वॉर जो है वो विटनेस की. ठीक है, फॉर रीजंस आई हैव नेवर बिन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड ऑफ टेमरेंट सीड erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to the provision shop on Mosque Street. The day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. अब इसकी बात हो रही है कि मैं 8 साल का था जब मुझे ये एहसास हुआ कि वर्ल्ड वॉर जो है वो ब्रेक हो गई है. ठीक है, मतलब वर्ल्ड वॉर ब्रेक होना मतलब शुरुआत हो गई है वर्ल्ड वॉर की. और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी अजीब सी अटपटी से रीज़न था जो कि मैं कभी समझ नहीं पाया कि क्यों, कि एकदम से वर्ल्ड वॉर जैसे ही ब्रेक हुई, टेमरेंट सीड जो इमली के जो बीज होते हैं उनकी डिमांड जो है एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई.
बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और एकदम से इरप्ट होना मार्केट में मतलब एकदम से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है, इरप्ट हो गई मार्केट में। और मैं क्या करता था, मैं उन सीड्स को कलेक्ट करता था और उनको प्रोविजन शॉप, जो मॉस्क स्ट्रीट पे जहाँ मेरा घर था रामेश्वरम में, वहाँ पे जो प्रोविजन के स्टॉक की शॉप होती है, मतलब प्रोविजन स्टोर, मतलब जैसे वो नॉर्मल किराने की दुकान होती है ना, परचून की दुकान, उस पर जाके मैं उसको बेच दिया करता था। और मैं एक दिन में जो मैं उनको बेचता था जाके, तो मुझे एक जो बहुत बड़ा सम, मतलब प्रिंसली सम इसलिए लिखा है उन्होंने क्योंकि उनके लिए वो बहुत बड़ा सम था, बहुत बड़ा अमाउंट था, ठीक है। मतलब और वो प्रिंसली सम क्या था, उनको कितना मिलता था, 1 आना मिलता था उनको, ठीक है। मतलब आज की डेट में जैसे हम रुपया बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, उस ज़माने में आना चला करता था। तो उस ज़माने में उनको जब वो देते थे, बेचते थे, तो उनको उसके बदले में 1 आना दिया जाता था। Now, my brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headline in Dinamani. ठीक है। अब वो कहा जाता है कि उनके जो ब्रदर इन लॉ, मतलब उनके जो ब्रदर इन लॉ थे, जलालुद्दीन नाम था, वो उनको कुछ कुछ स्टोरीज जो है वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड बताते रहते थे और बाद में मैं उनको ट्रेस करने की कोशिश करता था हेडलाइंस में दीना मनी की। एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। हमारा एरिया क्योंकि वो आइसोलेटेड था, आइसोलेटेड मतलब अलग थलग सा था, ठीक है, आइसोलेटेड मतलब अलग थलग सा था, तो उस पर किसी भी तरह से वॉर का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू जॉइन द एलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक द स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। बट इसके बाद अगर आपको मालूम है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमें एलाइड फोर्सेस के तौर पे उतारा गया था, है ना, ब्रिटिशर्स ने हमें एलाइड फोर्सेस के तौर पे इस्तेमाल किया था हमारा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि शुरुआत में तो कुछ भी पता नहीं चला क्योंकि मेरा एरिया जो था वो अलग थलग था, तो वहाँ पे कोई चीज़ का इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन बाद में इंडिया को फोर्स किया गया टू जॉइन एज एलाइड फोर्स समथिंग लाइक द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। और कुछ कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि जैसे स्टेट ऑफ इमरजेंसी होती है, जो स्टेट इमरजेंसी जब डिक्लेयर होती है तो काफ़ी हद तक कुछ उसी तरह के हालात या उसी तरह की स्थिति जो है वो उत्पन्न होने लग गई, ठीक है। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। और सबसे पहली कैजुअलिटी मतलब जो सबसे पहला इम्पैक्ट उस चीज़ का दिखा वो ये था कि रामेश्वरम स्टेशन पे क्या होता था कि ट्रेन जो थी वो आके रुकती थी, ठीक है, ट्रेन हॉल्ट हुआ करते थे, तो सबसे पहले उसको सस्पेंड कर दिया गया। वो जो हॉल्ट होता था ट्रेन का उनको ख़त्म कर दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं दैट दिस वाज द फर्स्ट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर दैट यंग एपीजे सॉ इन हिज लाइफ, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आती है। Next, the newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushakri. नाउ अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि न्यूज़पेपर्स जो थे, अब क्या हो रहा था, पहले वो हॉल्ट हुआ करता था पर अभी हॉल्ट होना बंद हो गया। तो अब क्या होते थे न्यूज़पेपर्स, अब क्या करने की ज़रूरत पड़ने लग गई, अब उनको बंडल करना होता था और मूविंग ट्रेन से, मतलब रुकना तो बंद हो गया, तो मूविंग ट्रेन से जो बंडल है न्यूज़पेपर के जो आते थे उनको फेंका जाता था, ठीक है, उनको फेंका जाता था बिटवीन द रोड्स, ठीक है, रामेश्वरम रोड ऑन द मूविंग ट्रेन, बीच में जो 2 स्टेशन के बीच में जो रोड थी उसमें वो चलती हुई गाड़ियों वो न्यूज़पेपर्स फेंक दिए जाते थे, ठीक है। वो अगर आप बात करते हैं तो दैट फोर्स्ड माय कजन शमशुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड नेचुरली आई फिल द स्लॉट। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि उनकी पहली नौकरी या पहली उनकी वोकेशनल जो पहली काम जो उन्होंने किया उसकी शुरुआत यहीं से हुई कि क्योंकि ये काम होने लगा कि वो जो बंडल्स थे वो फेंके जाने लगे ट्रेन में से, तो अब जाहिर सी बात है कि उनका एक कज़न था शमशुद्दीन जो कि ये काम करता था, जो कि उठा के क्या करता था, वो जो कि न्यूज़पेपर्स वगैरह होते थे वो बांटने का काम करता था रामेश्वरम में। तो अब जाहिर सी बात है क्योंकि हॉल्ट होना बंद हो गया और इस तरह से बंडल्स जो है फेंके जाने लगे, तो उसको कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत लगी। तो हमारे जो APJ अब्दुल कलाम साहब थे उन्होंने कहा कि ये काम तो मैं कर दूंगा। और जाहिर सी बात है कि क्योंकि वो उनका कज़न था तो ये जो स्पॉट है, जो वैकेंसी थी वो बहुत जल्दी फिलअप हो गई और APJ अब्दुल कलाम साहब पेपर डालने का काम उन्होंने शुरू कर दिया अपने कज़न के साथ मिलके, ठीक है। शमशुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, मतलब उन्होंने कहा कि मेरी शुरुआती जो आमदनी थी, जो मेरी तनख्वाह थी, वो जो इमली के बीजे बेच के जो 1 आना मिलता था, उसके अलावा जो मेरी एक आप कह सकते हैं एक फॉर्मल पहली वेज या तनख्वाह थी वो कहाँ से आई, वो शमशुद्दीन के द्वारा मुझे वो अवसर प्रदान किया गया, ठीक है। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई वेरी ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। और वो कहते हैं कि तकरीबन आज उस बात को, आज की डेट में आप बात करते हैं तो हाफ
हाफ अ सेंचुरी लेटर, मतलब तकरीबन 50 साल पहले वो चीज़ हुई थी, घटना हुई थी। और आज भी मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ तो आई फील दैट सर्ज ऑफ प्राइड। मतलब आज भी मुझे कहीं ना कहीं उस पर वो सोच के, उस एहसास पे, उस याद पे कि मैंने किस तरह अपनी पहली अर्निंग या पहली कमाई मैंने की थी, मैं आज भी मेरी, जिसको आप कहते हैं ना कि छाती फूल जाना, लाइक सर्ज ऑफ प्राइड फील मैं करता हूँ अपनी फर्स्ट अर्निंग या अपनी फर्स्ट मनी जो मैंने पहली बार कमाई की थी, जो मैंने खून पसीने की जो मेरी पहली कमाई थी, उसके लिए आज भी आई फील द सर्ज ऑफ प्राइड इवन आफ्टर 50 years, right? Now, every child is born with some inherited characteristic into the specific socio-economic and emotional environment and trained in certain way by figures of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith and goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. अब उसमें क्या बात हो रही है, उन्होंने एक बड़ी सिंपल सी बात बोली कि हर बच्चा जब आप कहते हैं कि हर बच्चे का जो जन्म होता है तो वो अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट रहता है, जो उसके आसपास का माहौल रहता है, राइट। बच्चों के लिए हम कहते हैं ना कि कच्ची मिट्टी होती है, आप जैसे ढाल दें वैसे ढल जाते हैं, राइट। तो वो कहते हैं कि हर बच्चा जो है वो अपने आसपास का जो वातावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, ही पिक्स अप समथिंग फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट एंड दैट इज एग्जैक्टली लाइक हिम, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू हिम बेसिकली, राइट। वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ इनहेरिट करते हैं आप कैरेक्टर्स फ्रॉम दी सराउंडिंग्स, फ्रॉम द सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल बैकग्राउंड और इमोशनल एनवायरनमेंट दैट इज अराउंड यू। सोशियो इकोनॉमिक मतलब जो दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह की परिस्थिति चल रही है, सोशल कंडीशंस आपकी किस तरह की हैं, किस स्ट्राटा को आप बिलोंग करते हैं, क्या आपकी इकोनॉमिक हालात आसपास के आपके कैसे हैं उस पर, और एक आपके इमोशनल एनवायरनमेंट कि क्या आपके घर का माहौल कैसा है, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वो कैसी है। अगर आपके घर का माहौल बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ होगा या आपस में बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग सोसाइटी में अगर आप रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं उस बच्चे के टेम्परामेंट मतलब नेचर में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी, राइट। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जैसे कि अगर आप बात करते हैं या फिर आप कह सकते हैं ट्रेन्ड इन द सर्टन वे बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी मीन्स वो लोग जो उसके आसपास हैं, जो बड़े लोग उसके आसपास हैं या जो भी लोग आसपास रहते हैं जो कि एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में हैं, जो उस बच्चे को मोल्ड कर सकते हैं या उसकी सोच को या उसके रहन सहन को मोल्ड करने का काम करते हैं, उनको हम फिगर्स ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे बोल रहे हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे वो अपने बारे में बात करते हैं। अब ये तो उन्होंने एक जेनरिक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने मतलब कोई चीज़ जिसको आप कहते हैं ना कि मैंने कोई चीज़ विरसे में लेना, इनहेरिट करना मतलब विरसे में कोई चीज़ लेना, मैंने ये चीज़ विरसे में ली है, ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन मतलब ईमानदारी और एक तरह से एक सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो मैंने अपने फादर से लिया है, ठीक है। वो चीज़ वो कहते हैं कि वो उनके पिता में थी, जाहिर सी बात है, और मैंने उनसे वो चीज़ जो है वो विरासत में ली है। और दूसरी बात वो बोलते हैं कि मेरे साथ साथ मेरे 3 भाइयों ने और मेरी बहन ने भी शायद वो चीज़ें हमारे माता पिता से ली हैं। पिता से हमने लिया है हमारी ऑनेस्टी को और सेल्फ डिसिप्लिन को, और हमारी माँ से हमने इनहेरिट किया है एक अच्छाई को, एक सेंस ऑफ कि आप एक अच्छा कीजिए आपके साथ अच्छा होगा। वो जो फेथ है गुडनेस में, अच्छाई में, इंसानियत में, वो हमने वहाँ से लिया है। या आप कह सकते हैं एक जो डीप काइंडनेस है कि किसी भी इंसान का आप भला कीजिए, जो आप अच्छा कर सकते हैं वो आप करने की कोशिश कीजिए, जो आप किसी के लिए सोच सकते हैं वो आप सोचने की कोशिश कीजिए। वो सेंसिटिविटी जो है वो हमें हमारी माँ से मिली है। और यहाँ पे उन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर को भी स्केच जो है उन्होंने बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट कर दिया कि आप कह सकते हैं कि उनके फादर एक तरह से बहुत ही सेल्फ मेड, ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन्ड आदमी थे, जो कि ऑस्टर लिविंग में विश्वास रखते थे, जो कि बहुत जेनरोसिटी थी और बहुत वाइज थे, राइट। वेयर एज उनकी मदर जो थी उनके अंदर भी यही सब क्वालिटी थी। शी वॉज वाइज, शी वॉज जेनरस, शी वॉज काइंड हार्टेड एंड शी बिलीव्ड इन एवरीथिंग विच वॉज गुड एंड काइंड, राइट। वो गुडनेस में, इंसानियत में विश्वास करती थी, और वो जो कोई नया आदमी, कोई अनजान आदमी भी उनके घर आता था तो उसको वो बिना खिलाए नहीं भेजती थी। शी यूज्ड टू फीड पीपल, राइट, एंड दैट वॉज where his father met her halfway। तो ये आपको दोनों कैरेक्टर स्केच उनके पेरेंट्स के क्लियर हो गए हैं, राइट। आपको बहुत सारी चीज़ें एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पता चल गई हैं। अब यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया था बहुत सारे बच्चों में से वो एक हैं। अभी उन्होंने जाके आपको ये बताया कि वो बेसिकली कितने थे, 3 ब्रदर्स और सिस्टर उनके और थी। I had 3 close friends in my childhood। ठीक है, अगर वो अपनी बात करते हैं तो बचपन में उनके 3 बहुत अच्छे, बहुत संगी साथी, जिसको कहते हैं बहुत अच्छे दोस्त थे, जिनका नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकसम। ठीक है, ये सारे जो बॉयज़ थे वो हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़ को बिलोंग करते थे।
ठीक है। ऑर्थोडॉक्स मतलब बहुत ज़्यादा कट्टर, ठीक है, कट्टरता जिसमें बहुत ज़्यादा हो, तो बहुत ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली को ये, ब्राह्मण फैमिली को ये बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग्स्ट आवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ अ रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। और अब हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो किसको बिलोंग करते थे? वो तमिलियन मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करते थे। अब यहाँ पे ये जो मेंशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हिंदू ब्राह्मण फैमिली, और इसी वजह से उन्होंने किया है बिकॉज अब जो इंडिया में जो हालात है, इवन व्हेन ही वाज देयर, व्हेन ही वाज अराउंड, व्हेन ही रोट इट, ही अंडरस्टूड दैट देयर वाज अ काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, है ना, रिलीजियस या कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा था। दैट इज़ वाई ही प्रोबेबली ही मेड द मेंशन सो स्पेसिफिक कि वो जो 3 उनके बेस्ट फ्रेंड्स थे वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे, एंड ही बिलोंग्ड टू अ तमिलियन मुस्लिम फैमिली। एंड नाउ ही इज ड्रॉइंग अ कंपेरिजन इन द सेंस, इन अ वेरी प्राउड वे ही सेइंग कि उसके बावजूद हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारे बीच में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस है या हम में कोई भेदभाव है या हमारे रिलीजियस बिलीव्स अलग अलग हैं, इस वजह से हमारी अपब्रिंगिंग या हमारे बचपन में कोई अंतर है। तो वो कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि वो टॉलरेंट इंडिया जो वो मानते हैं या जो जिसको वो उन्होंने प्रोपोगेट किया, तो कहीं ना कहीं वो सेक्युलर टॉलरेंट इंडिया की पिक्चर जो है आपको इस लाइन से मिलती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। इन फैक्ट रामदास शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। और वो कहते हैं कि इनफैक्ट इसमें से आप ये भी समझ लीजिए कि इनके जो फ्रेंड था, जो शास्त्री थे, रामदास शास्त्री जो थे, वो पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री जो कि सबसे बड़े, जो आप कह सकते हैं कि सबसे बिगेस्ट हाईएस्ट प्रीस्ट माने जाते थे रामेश्वरम टेम्पल के, उनके सुपुत्र थे। उसके बावजूद कभी इस तरह का कोई डिफरेंस या इस तरह का कोई अलगाव या कोई भी किसी भी प्रकार का आप कह सकते हैं काइंड ऑफ थोड़ा भी कोई डिस्टिंक्शन जो है वो कभी महसूस नहीं हुआ, ठीक है। और इनके फादर जो थे ना, वो उनके बारे में एक और स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस है कि वो कहा जाता है कि वो बोट जो थे वो चलाया करते थे या बोट उनकी चलती थी, तो कई बार वो पिलग्रिम जो पम्बन आइलैंड है वहाँ पे होता था, तो वो रामेश्वरम टेम्पल से जो पिलग्रिम जो यात्री आते थे, जो कि दर्शन करने आते थे, उनको भी वो क्या करते थे, वो बोट से या फेरी राइड दिया करते थे। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट है, व्हाट ही इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट थ्रू हिज राइटिंग, कि कम्युनल डिफरेंस जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी, किसी भी प्रकार का, ये हिंदू या मुसलमान, ये चीज़ उनके बचपन में उन्होंने नहीं देखी। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, और बाद में उनके जो दोस्त हैं वो जब उनके पिता से उन्होंने वो हाईएस्ट जो प्रीस्टहुड है वो अपने फादर से लिया। अरविंदन वेस्ट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स एंड शिव प्रकाशम बिकेम द कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवे। जब वो बताते हैं कि उनके तीनों दोस्त कहाँ कहाँ इवेंचुअली गए, बाद में पता चला कि उनका जो एक फ्रेंड था वो जो था रेलवे कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है, ठीक है, सदर्न रेलवेज के लिए केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है। दूसरे जो हैं वो पिलग्रिम्स जो आते थे रामेश्वरम टेम्पल के लिए, उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करता है। और एक जो है वो जाहिर सी बात है, उन्होंने बताया कि अपने पिता के साथ, अपने पिता की जगह पे वो हाईएस्ट प्रीस्ट जो है वो रामेश्वरम टेम्पल का बन जाता है। अब ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, अब ये बात हो रही है, अब वो अपने बचपन से कुछ किस्से हमें बता रहे हैं, कुछ चीज़ें हमें बता रहे हैं जो कि उनके बचपन की आप कह सकते हैं एक यादों को लाइक रेमिनिसेंस को हमसे शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपको ये बताएंगी, ये बातें अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट मेक्स द पर्सन व्हाट ही इज़, राइट, व्हाट गोज इनटू द मेकिंग ऑफ द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। ये चीज़ वो बता रहे हैं आपको कि उनका जो बचपन था उसमें उन्होंने अपने 3 दोस्तों के बारे में बताया, उन्होंने अपने पिता के बारे में बताया, अपनी माँ के बारे में बताया। अब वो आपको ये बता रहे हैं कि वो रामेश्वरम टेम्पल में जो मॉस्क रोड है वहाँ पे वो रहते थे। उसके अलावा जब बात करते हैं, जब श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी की बात आती है, ठीक है, सीता राम कल्याणम सेरेमनी में, तो उनकी जो फैमिली थी, ठीक है, उनकी फैमिली जो थी वो क्या करती थी, बोट्स अरेंज कराती थी स्पेशल प्लेटफॉर्म कैरी करने के लिए, ठीक है, वो जो स्पेशल प्लेटफॉर्म जिसपे आइडल्स होते थे, जिसमें लॉर्ड के टेम्पल से, ठीक है, जो मंदिर से जो मूर्तियाँ थी, जो देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ थी, उनको लिफ्ट करने के लिए जो बोट्स अरेंज की जाती थी, स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाए जाते थे फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। ये कल्याणम के लिए, जो मैरिज साइट के लिए, वहाँ तक ले जाने के लिए
उनका परिवार जो था अब्दुल कलाम साहब का, वो बोट्स अरेंज करता था, ठीक है। और वो कहाँ पे होता था, वो प्लेटफॉर्म कहाँ लगना होता था, कहाँ पे वो पूरा स्थापित होता था, पूरी सेरेमनी होती थी, वो मिडिल होती थी, एक पॉन्ड था आसपास का, उसके जो बीच का जो सेंट्रल पार्ट था वहाँ होती थी, और उसको कहा जाता था राम तीर्थ, ठीक है, जो कि उनके घर के बहुत करीब था। नाउ even from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। और वो कहते हैं कि जैसे कि हमारे परिवार में, मेरे परिवार में जो मेरी दादी या मेरी नानी या मेरी माँ जो बचपन की जो कहानियाँ, जो किस्से हमें सुनाए जाते थे, वो बेड टाइम स्टोरीज़ हमें सुनाई जाती थी। किनकी? वो बेड टाइम स्टोरीज़ हमें सुनाई जाती थी प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ से या राम की लाइफ से, या जो बचपन के आप कह सकते हैं कि एक तरह से दोनों ही धर्मों का जो आप कह सकते हैं मिला जुला जो एक कह सकते हैं रूप जो है, वो हम बच्चों को दिखाया जाता था, सिखाया जाता था। तो एक वो सेंस ऑफ कम्युनलिज्म है कि भाई ये हमसे अलग हैं या हम इनसे अलग हैं, ये चीज़ कभी आई ही नहीं। मतलब आप सोच सकते हैं कि घर की महिलाएं हैं वो भी इतने खुले दिमाग की, खुले विचारों की थीं कि वो सिर्फ अपने, अगर आप बात करते हैं तो पैगंबर मोहम्मद या प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ की स्टोरीज नहीं, बल्कि वो राम के बचपन की जो कहानियाँ थीं, या आप कह सकते हैं सीता और राम की और रामायण की जो कहानियाँ थीं, वो भी बच्चों को सोते वक्त सुनाती थीं। तो ये चीज़ें आपको कहाँ समझ में आ रही हैं? ये चीज़ों से, इन बातों से आपको पता चल रहा है कि APJ अब्दुल कलाम आखिर वो व्यक्तित्व जो निखरा, उभरा और बना, आखिर में वो बना तो बना कैसे, वो क्या चीज़ें थीं जो जिसने मिल के इस व्यक्तित्व को उसकी मिट्टी जो है वो प्रदान की। ठीक है, इसमें अपन नेक्स्ट बात पढ़ लेते हैं। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in front row next to Ramadhanan Shastri, who wore the sacred thread. अब यहाँ पे अब वो अपने बचपन का एक और किस्सा आपको बताते हैं कि जब मैं 5th क्लास में था, है ना, व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, कहाँ पढ़ाई हुई है उनकी? रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हासिल की है। ठीक है, तो एक नई टीचर जो है उनकी क्लास में आई, और मैं जो सफ़ेद सी टोपी जो थी मैं वो लगाता था और मैं क्लास में बैठता था, जो कि वो टिपिकल एक आप कह सकते हैं कि साइनेज था, जो पर्टिकुलर जो मुस्लिम्स जो टोपी लगाते हैं उस तरह की टोपी थी, जो ये जिससे पता चलता था कि मैं एक मुस्लिम परिवार को बिलोंग करता हूँ। और मैं नेक्स्ट बैठता था, अपने दोस्त के साथ बैठा करता था जो थे रामधन शास्त्री के साथ बैठता था, जो कि जनेऊ पहनते थे। सेक्रेट थ्रेड क्या होता है? जो ब्राह्मण्स होते हैं वो जनेऊ पहनते हैं, तो जनेऊ पहन के बैठते थे। ठीक है, तो उनके साथ में बैठता था। The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो पहला उनको आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट नज़र आया, वो ये कि जो नई टीचर थी वो ये चीज़ नहीं समझ पाई। वो एक तरह से कुड नॉट स्टमक, मतलब क्या हुआ? कुड नॉट स्टमक, ये अगर हम बोलते हैं फ्रेज को तो इसका क्या मतलब हुआ? नहीं पचा पाना कोई बात। ठीक है, तो वो ये बात नहीं पचा पाई कि कैसे एक हिंदू परिवार, एक शास्त्री जी का बेटा जो कि सबसे हाईएस्ट प्रीस्ट है रामेश्वरम टेम्पल के, उनका बेटा एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू परिवार का, ब्राह्मण परिवार का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा है। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वाज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। अब यहाँ पे ये बात होती है कि इन अकॉर्डेंस मतलब जिस तरह का एक सोशल स्ट्रक्चर था या सोशल रैंकिंग थी, एक सोशल दर्जा था, ठीक है, सामाजिक दर्जा जो था, उसके अनुसार उस टीचर ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ से उठो और पीछे जो बैक बेंचेस हैं वहाँ जाके बैठ जाओ। ठीक है, आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामधर शास्त्री। ही लुक्ड utterly downcast as I shifted my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me। मतलब यहाँ पे जब आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ जो बचपन की आपके दिमाग में बहुत गहरा असर करती है या बहुत गहरी छाप छोड़ती है, ये रह जाती है, वो ये है कि रामधन शास्त्री ने, आप कह सकते हैं कि जैसे ही मैंने अपना सामान उठाया, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली डिप्रेस था ही, मतलब वो चीज़ मुझे तो बहुत ज़्यादा हर्ट की ही, लेकिन वो मेरे दोस्त को भी बहुत ज़्यादा हर्ट की। पर जब मैं अपना सामान उठा के पीछे की तरफ जा रहा था तो मेरे लिए वो एक बहुत तकलीफ़दायक मोमेंट था, लेकिन मेरा जो दोस्त था वो लिटरली रोने लगा। मतलब ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज टीयर्स एंड ही स्टार्टेड वीपिंग, ही स्टार्टेड क्राइंग एज आई वॉज शिफ्टिंग टू दी
बैक सीट। और उसकी वो जो इमेज है, उसकी वो जो रोती हुई इमेज है, जो उसके आंसू आ रहे थे, वो जो वीपिंग उसकी इमेज है मेरे दोस्त की, मैं वो आज तक भी नहीं भूला। वो मेरे दिमाग पे अमिट छाप छोड़ गई। वो आज तक भी, जिसको आप कहते हैं इनडेलेबल मार्क, अमिट छाप छोड़ना अंग्रेजी में किसको बोलते हैं? इनडेलेबल मार्क, राइट? समथिंग दैट कैनॉट बी ब्लर्ड आउट, समथिंग दैट कैनॉट बी रिमूव्ड, समथिंग दैट कैनॉट बी वॉश्ड ऑफ। तो एक इस तरह का इंप्रेशन वो मेरे दिमाग में बना के चली गई। ठीक है। Now, after school, we went home and told our respective parents about the incident. अब क्लास स्कूल ख़त्म हो गई, उसके बाद हम घर गए और हमने अपने रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, मतलब मैंने अपने पेरेंट्स को, उसने अपने पेरेंट्स को ये पूरा इंसिडेंट, जो घटनाक्रम है, ये पूरा बताया। ठीक है। Lakshmanan Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. अब यहाँ पे आप बात कर सकते हैं लक्ष्मण शास्त्री। लक्ष्मणा शास्त्री मतलब जो हाईएस्ट प्रीस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल के, उन्होंने समन किया। उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने टीचर को, ही टुक द टीचर लेफ्ट राइट एंड सेंटर, मगर उन्होंने टीचर को कहा कि आपको, आप एक टीचर हैं, अध्यापक हैं, कम से कम आपको ये शोभा नहीं देता, आपकी गरिमा को ये सूट नहीं करता कि आप छोटे छोटे नन्हे बच्चों के दिमाग में इस तरह का कम्यूनल वायलेंस या कम्यूनल इनइक्वालिटी या ये जो भेदभाव है या जो धार्मिक आप तौर पे आप कह सकते हैं कि किसी तरह से बांटना है, ये काम आप करें। मतलब उन्होंने कहा कि इस तरह का जहर आप छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में मत घोलिए। ये जो पॉइजन है सोशल इनइक्वालिटी का या कम्यूनल इनइक्वालिटी का, ये आपको शोभा नहीं देता कि आप इतने छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये जहर घोलें, और आप ये मत कीजिए। कीप देम अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस नॉनसेंस, राइट? तो ये किसने कहा? ये शास्त्री जी ने उनको कहा। नाउ he bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school एंड द आइलैंड। और उन्होंने बहुत ब्लंटली, बहुत गुस्से में उन्होंने बात बोली और उन्होंने कहा टीचर से कि या तो आप इसके लिए माफ़ी मांगिए, जो आपने किया है अपने स्कृत के लिए, या तो आप माफ़ी मांगिए, या फिर आप ना सिर्फ ये स्कूल बल्कि आइलैंड जो हम जहाँ पे रहते हैं, जो पम्बन आइलैंड, आप उसको भी छोड़ के यहाँ से चले जाइए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मणा शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। अब आप ये मान सकते हैं कि ऑब्वियसली अब इसके बाद ये हुआ कि टीचर को ना सिर्फ अपनी बात पे उनको शर्मिंदगी हुई, उनको रिग्रेट हुआ कि उन्होंने ये बात क्यों बोली, किस तरह से बोली, बल्कि एक तरह से उनको बहुत बड़ा लेसन जो है वो उनको मिला। उस टीचर को बहुत बड़ा लेसन जो है वो दिया गया। लक्ष्मण शास्त्री ने जिस तरह से अपनी बात उनको बोली थी, जितने कन्विक्शन से उन्होंने अपनी बात बोली थी और जिस तरह से अपनी बात उन्होंने कन्वे की थी उनको, कि वो कितना स्ट्रांगली उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था उस बात पे, जो कम्यूनल पूरी चीज़ें या जिस तरह से उसको मेसअप किया गया था पूरी चीज़ को, उस पर इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उनका आया कि कहीं ना कहीं वो जो यंग टीचर था, जो कि नया टीचर था, उसको पूरी ज़िंदगी भर का एक सबक या एक लेसन जो है वो मिल गया। ठीक है। नाउ on the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different groups. However, my science teacher, Shiva Subramanya Iyer, thought though an orthodox Brahmin with a very conservative vibe was something of a rebel. अब यहाँ पे एक और उन्होंने बात की। यहाँ पे उन्होंने बात किसकी की कि उन्होंने कहा कि अगर आप बाय एंड लार्ज देखते हैं, ऑन द होल अगर आप देखते हैं, तो जो छोटा सा एक स्मॉल जगह थी रामेश्वरम, एक सोसाइटी थी रामेश्वरम की, वो काफ़ी रिजिड थी। ठीक है, मतलब काफ़ी कट्टर थी, काफ़ी बंधा हुआ उसका जो ताना बाना था वो था। सेग्रीगेशन जब हम बात करते हैं, स्पेशली सेग्रीगेशन मतलब डिवीजन की बात करते हैं, राइट? सेग्रीगेशन मीन्स डिवीजन, अगर आप डिफरेंट सोसाइटल ग्रुप्स की बात करते हैं। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि मेरे जो साइंस टीचर थे, अगर मैं उनका नाम लूँ, शिव सुब्रमण्यम अय्यर, शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो कि उनके साइंस टीचर थे, जिनकी वाइफ जो खुद भी बहुत ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स फैमिली को बिलोंग करते थे और उनकी वाइफ भी बड़ी कंजर्वेटिव थी, लेकिन बावजूद इसके आप कह सकते हैं कि वो काइंड ऑफ अ रिबेल थे, वो थोड़े से रिबेल थे। मतलब वो आप ये कह सकते हैं वो इस सेग्रीगेशन में या ये जो डिवीजन है इसमें बहुत ज़्यादा मानते नहीं थे या बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं थे। ही वॉज अ काइंड ऑफ अ आउटकास्ट इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा ये जो बातें होती थी, ये जो सोशल डिस्टिंक्शन वगैरह की बातें होती थी, इसमें वो बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big city. अब आप ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के जो आप कह सकते हैं ना
बनाने में टीचर्स का या जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उसके आसपास की लाइफ में कितना बड़ा योगदान होता है कि ये अगर आप उनके साइंस के टीचर कहते हैं कि उनका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जो था कलाम की लाइफ पे रहा। और उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो जो ये सोशल बैरियर्स हैं या ये डिवीज़न है, ये जो आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का भेदभाव है, इसको ख़त्म किया जा सके। और वो हर सोसाइटी के हर तरह के लोगों के साथ मिंगल करते थे, मिलते थे, घुलते मिलते थे, सबसे बातचीत करते थे। इनफैक्ट अगर आप कलाम की बात करते हैं तो वो कलाम के लिए वो अक्सर कलाम से कहा करते थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम इतने डेवलप हो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सेंसेस को इतना डेवलप करो, तुम इतनी पढ़ाई लिखाई करो, इतने बड़े आदमी बनो, इतना बेहतर करो अपनी लाइफ में कि तुम एट पार हो सको, मतलब तुम कम से कम बराबरी पे आ सको हाईली एजुकेटेड पीपल, जो कि बड़े बड़े शहरों में जो बहुत इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड पीपल हैं, कम से कम यू हैव टू बी एट पार विथ ऑल ऑफ देम, राइट। एंड सी व्हाट हैपेंड फाइनली कि वो ना सिर्फ एट पार गए बल्कि he left everybody behind and he attained the unprecedented position in his life, right? So this is something that we learn कि जो बचपन में जो बीज बोए जाते हैं वो अपना जो फल है वो कहाँ और किस तरह से देते हैं, ये हमें कहानी बताती है, ठीक है। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Subramanya Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. अब यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि वो बताते हैं कि एक दिन, अपने बचपन का किस्सा बता रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ कि उनकी वाइफ जो थी सुब्रमण्यम अय्यर साहब की, वो बहुत कंजर्वेटिव थी, वो बता ही चुके हैं। तो सुब्रमण्यम साहब ने मुझे एक दिन अपने घर खाने पे बुलाया। अब नॉर्मली जो हिंदू परिवार होते थे उस ज़माने में तो बहुत छुआछूत बहुत चलती थी। तो उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ जो थी वो इतनी ज़्यादा हॉरिफाइड हो गई विद द आइडिया कि एक मुस्लिम लड़का जो है उनके प्योर किचन में, मतलब बिल्कुल जिसको आप कहते हैं कि उनकी रसोई में, उनकी जो प्योर रसोई है उसमें जाके बैठ के खाएगा। और उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता, मतलब ये तो किसी भी हाल में नहीं हो पाएगा कि मैं किसी और को, मैं एक मुसलमान को मैं अपने घर में बुलाऊं और अपनी रसोई जो है मैं उससे छूत कराऊं या मैं कुछ अपनी रसोई में वो करूं। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो पाएगा, मेरी रसोई के अंदर बैठ के तो ये लड़का खाना नहीं खाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। लेकिन अब सुब्रमण्यम अय्यर साहब को ये बात मालूम थी कि उनकी वाइफ इस तरह रिएक्ट करेंगी, तो ही वॉज ऑल्सो अनपर्टर्ब्ड। अनपर्टर्ब्ड मतलब पर्टर्ब्ड होना मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से, ही वॉज नॉट पर्टर्ब्ड। पर्टर्ब्ड होना मतलब किसी चीज़ से डिस्टर्ब होना है, किसी चीज़ से परेशान होना। तो ही वॉज नॉट पर्टर्ब्ड, है ना, डिस्टर्ब नहीं हुए वो इस बात से। और ना ही उन्होंने अपनी बीवी पे, अपनी वाइफ पे उन्होंने इस बात को लेकर कोई गुस्सा किया। वो जानते थे कि वो इस तरह से बिहेव करेंगी, ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ही न्यू दैट शी वुड रिएक्ट लाइक दैट। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीच का रास्ता ये निकाला कि उन्होंने बल्कि ताकि कलाम को भी बुरा ना लगे इस बात का, तो उन्होंने इस चीज़ का इतना ध्यान रखा कि उन्होंने कलाम को अपने हाथों से निवाला बना के अपने हाथों से उन्होंने खाना खिलाया। और ना सिर्फ उन्होंने खाना खिलाया लेकिन वो उनके साइड में, उनके बगल में भी खाना खाने बैठ गए, ठीक है। Now, his wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Siva Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again next weekend. अब उनकी जो वाइफ थी वो हमें पीछे से खड़े होकर देख रही थी, ठीक है, और वो देखती रही। और मुझे लगता है कि वो जब हमें देख रही थी तो मैं कहीं ना कहीं एक बच्चे के तौर पे ये सोच रहा था कि क्या उनको लगा कि मतलब मुझे वो किचन में बिठा के उन्होंने खाना नहीं खिलाया या मुझे उन्होंने अंदर नहीं आने दिया, तो क्या उन्हें कोई भी फ़र्क महसूस हुआ कि जिस तरह मैं खाना खाता हूँ, जिस तरह मैं अपना चावल खाता हूँ, या जिस तरह मैंने पानी पिया, या जिस तरह से खाना खाने के बाद मैंने अपनी जो जगह है वो साफ़ की, क्या उसमें कोई भी फ़र्क था? जैसे कोई नॉर्मल अगर हिंदू होता, बच्चा होता तो भी शायद वही करता जो मैंने किया। तो ये आप ये कह सकते हैं एक अंडरटोन यहाँ पे सरकाज़म की है, एक अंडरटोन एक बच्चे की नाइविटी की जो है यहाँ पे आपको मिलती है, राइट। और इसके बाद यहाँ पे हुआ कि जब उनका खाना ख़त्म हो गया तो जैसे ही वो अपने घर जाने लगे, कलाम साहब जाने लगे, तो उनके जो टीचर थे उन्होंने फिर से उन्हें डिनर के लिए इन्वाइट कर लिया अगले आने वाले वीकेंड पे, ठीक है। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying once you decide to change the system, such problems have to be confronted. अब जाहिर सी बात है कि वो समझ गए थे, ठीक है। कलाम साहब
बहुत इंटेलिजेंट आदमी तो थे, तो वो ये समझ गए थे, मतलब बचपन से ही आप कह सकते हैं ना, पूत के पाँव तो पालने में दिखते हैं, तो दिमाग तो उनका हमेशा से था। ये ऑब्जर्व भी उन्होंने कर लिया था कि उनकी वाइफ जो है शी वॉज नॉट हैप्पी अबाउट हिम कमिंग टू देयर प्लेस, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को लेके हिच कर रहे थे, हेजिटेशन था उनके अंदर। बट जो उनके टीचर थे उन्होंने कहा कि देखो, जब हम सिस्टम को बदलने की बात करते हैं, जब हम अपने आसपास की चीज़ों को बदलने की बात करते हैं, तो ये मुसीबतें, ये मुश्किलें, ये हालात आते हैं और हमें इनको कन्फ्रंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरह से उसको क्या बोलते हैं, ढांढस जो है उनको बंधाते हैं, ठीक है। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, शिवमन्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विद हर ओन हैंड्स। अगली बार लेकिन एक और बड़ी अलग सी, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट सी चीज़ हुई, वो ये कि अगले हफ्ते जब मैं घर गया तो वहाँ पे सर की जो वाइफ थी, जो मुझे पिछली बार अपने किचन में भी एंटर नहीं करने दे रही थी, जिन्होंने कहा कि ये अनइमेजिनेबल है, शी वॉज हॉरिफाइड एट दी प्रेजेंस ऑफ अ मुस्लिम बॉय एंड शी कुड नॉट जस्ट इमेजिन हाउ अ मुस्लिम बॉय कुड बी आस्क्ड टू हैव अ मील इन हर प्योर किचन। वो इस बार उनको अपने किचन में ना सिर्फ लेके गई, वहाँ उनको खाना सर्व किया, बल्कि अपने हाथों से उनको खाना सर्व किया और खिलाया, राइट। सो दिस वाज डायमेट्रिकल चेंज इन द बिहेवियर, राइट। अब इसमें जब हम देखते हैं, देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी। अब ये अलग अलग इंसिडेंसेस चल रहे हैं, ठीक है। पहले उन्होंने अपने वो क्लास टीचर का इंसिडेंस हमें बताया, फिर उन्होंने हमें जो उनकी साइंस टीचर हैं जिनके घर वो घर गए और उनकी जो वाइफ थी उनके अंदर किस तरह का चेंज आता है, आप कह सकते हैं, उन्होंने हमें वो बताया, वो चीज़ उनको कितना इन्फ्लुएंस की, उन्होंने वो हमें बात बताई। अब एक तीसरी बात की बात हो रही है, अब हम आ गए हैं वापस कि वर्ल्ड वॉर जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो गई है, और अब गांधी जी ने ये कहा है कि भाई इंडिया को अब जो है फ्रीडम जो है, संपूर्ण स्वराज जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। तो अब ये थर्ड ऐसी चीज़ वो बता रहे हैं जिसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे किया है। नाउ इंडिया विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद द अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म मतलब ऐसा ऑप्टिमिज्म, ऐसा पॉजिटिव, आप कह सकते हैं एक वाइब्रेशन, इतनी पॉजिटिव थिंकिंग जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स समथिंग विच हैज़ नॉट बिन विटनेस्ड बिफोर, समथिंग विच हैज़ नेवर हैपेंड इन द टाइम, इन द हिस्ट्री ऑफ द टाइम, राइट। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स जो कि कभी ना हुई है, जिसका कोई, आप कह सकते हैं कि कोई एक बेंचमार्क नहीं है, उसको हम बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है। ऑप्टिमिज्म। आई आस्क्ड माई फादर फॉर द परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानंथपुरम। मैंने अपने पिता से परमिशन ली कि क्या मैं रामेश्वरम, जो छोटी जगह थी रामेश्वरम कंपेरेटिवली, वो छोड़ के बाहर जा सकता हूँ और अपनी आगे का पढ़ाई, अपने आगे की जो पढ़ाई है या अध्ययन जो है वो मैं आगे कर सकता हूँ। और उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो था मैं वहाँ जाके पढ़ना चाहता था, उसके लिए मैंने अपने हेड ऑफ द फैमिली विच वॉज माई फादर, उनसे मैंने परमिशन सीख की, राइट। नाउ ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun, alone and without the nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. How deep and how impactful. आपको शुरुआत में एक चीज़ याद होगी, जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे लिखा था that my father did not have a formal education, but he had this innate wisdom, right? जब अब्दुल कलाम ने वो चीज़ अपने पिता के बारे में बोली थी, सो कितनी सही लाइंस थी वो आपको इन लाइन से समझ में आ रहा होगा, राइट। कि जब उन्होंने वो परमिशन मांगी कि मैं यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहता, अब क्या मैं आगे जाके अपनी आगे की जो पढ़ाई है मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कर सकता हूँ, तो वहाँ पे उनके फादर ने, जो कि बहुत ज़्यादा फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा फॉर्मल डिग्रीज नहीं थी, मैं ये क्यों कह रही हूँ, जब हम व्हेन वी डू दिस वी मीन कि हम इस पर फोकस कर रहे हैं एंड देयर इज़ समथिंग विच इज़ मोर टू इट, राइट। तो जब मैं ये कहती हूँ कि भाई उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी या फॉर्मल डिग्रीज नहीं थी, बट स्टिल दैट मैन वाज सो वाइज, दैट मैन हैड अ विजन ऑफ अ इंटेलेक्चुअल मैन, मे बी जिसके पास डिग्रीज होती हैं, जिसके पास कोई स्कॉलरली डिग्रीज होती हैं, उसका वो अपनी वाइफ से उन्होंने कहा कि अब्दुल, मैं जानता हूँ अबुल, आई नो कि तुम्हें बाहर जाना ही पड़ेगा, अगर तुम्हें ग्रो करना है, तुम्हें खिलना है, संवरना है, तो तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। और उस पर वो कहते हैं कि क्या
सीगल, एक सीगल के बारे में अगर आप जानते हैं तो एक तरह की एक बर्ड होती है जो कि सी के आसपास रहती है, एंड द सीगल हैज़ टू फ्लाई, राइट, द सीगल फ्लाइज एंड द सीगल हैज़ टू लीव द नेस्ट एंड फ्लाई, एंड उसको समंदर के ऊपर जो है बहुत लंबी अपनी जो आप कह सकते हैं कि अपनी जो परवाज़ है, परवाज़ किसको कहते हैं हम, फ्लाइट को, उसको लेना पड़ता है। और फाइनली जब आप बात करते हैं शी हैज़ टू फ्लाई, सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन alone and without a nest? What a beautiful expression। and ये चीज़ आपसे पूछी भी जा सकती है कि इस बात का मतलब क्या है कि सीगल, एक अकेली सीगल को क्या अपना जो प्रोटेक्शन है, जो उसका घर है, जो उसका नेस्ट है, उसको छोड़कर बहुत दूर तक समंदर के ऊपर, जहाँ पे समंदर और आसमान मिलता है, जहाँ पे क्षितिज होता है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि सन जो है वो राइज करता है, और आपको मालूम है ना कि ओवर, अगर आप सनसेट की बात करते हैं, सनराइज की बात करते हैं, ओवर द ओशन, ओवर द सीज, दे लुक मोस्ट मिसमराइजिंग, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या सीगल को अक्रॉस द सन, मतलब वो समंदर के दूर तक, इतनी दूर तक कि ऐसा लगे कि बिल्कुल समंदर में इतनी दूर तक चला गया कि आप कह सकते हैं सूरज को पार करते हुए वो जब ऐसा लगता है कि वो फ्लाई कर रहा है, तो क्या उसको नहीं करना पड़ता अकेले ही वो अपना सफ़र तय, अपना घर, अपना परिवार, अपना नेस्ट छोड़ के, ये चीज़ वो कहते हैं। और इस टाइम पे खलील जिब्रान, जो कि आपको मालूम है प्रोफेटिक जीनियस माने जाते हैं, जब उनकी लिखावट की बात आती है, खलील जिब्रान के कोट्स अगर आपने सुने होंगे, तो एक प्रोफेटिक जीनियस के तौर पर जाना जाता है। उनकी एक बहुत खूबसूरत लाइन है, उसको वो अपनी उनकी माँ को वो बोलते हैं, खलील जिब्रान को कोट करते हुए वो कहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं, वो सिर्फ आपके लिए या आपके थ्रू जो है वो दुनिया में आए हैं, लेकिन वो सिर्फ आपकी मिल्कियत नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ आपकी नहीं है वो, बल्कि वो सन्स हैं, डॉटर्स हैं, किसके, उस टाइम के लिए जो लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, मतलब वो एक ज़िंदगी जो अपने आप में उभरना चाहती है, संवरना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, वो उसके आप कह सकते हैं एक प्रतीक है। वो सिर्फ इस वजह से नहीं जन्मे कि वो आपकी मिल्कियत हैं या वो सिर्फ आपके लिए आंसरेबल हैं या आपके लिए हैं, राइट। सो दिस इज the way he convinced his mother also, not just convinced perhaps, but he just kind of taught that such a beautiful lesson, right। आपको यहाँ पे पूरा कैरेक्टर स्केच जो है अब्दुल कलाम ने ना सिर्फ अपना बल्कि अपने पेरेंट्स का भी हमें बहुत क्लियरली दिया है, और ये लाइंस बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन के तौर पे हमें पता चली हैं। नाउ they come through you but not from you, you may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts। These are beautiful line by खलील जिब्रान। और खलील जिब्रान की लाइंस आपसे कोई पूछ भी सकता है कि वो कहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो आपके ज़रिए दुनिया में ज़रूर आते हैं, लेकिन आपसे नहीं आते, ठीक है, आप सिर्फ एक माध्यम हैं, आप सिर्फ एक ज़रिया हैं, और वो उनके, आप उनको प्यार दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी सोच या अपना व्यक्तित्व या उनका एक जो आप जो उनका माइंडसेट है, आप वो उनको नहीं दे सकते, क्योंकि उनके अपने थॉट्स हैं, उनकी अपनी चीज़ें हैं, उनकी अपनी चीज़ें हैं जो हम नहीं सोच सकते, या जो उनके अपना थॉट प्रोसेस है जो हम नहीं सोच सकते, राइट। और ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं, जो पूरा एक्सर्प्ट है, एक्सर्प्ट हम किसको कहते हैं, जब हम किसी राइटिंग के पार्ट का एक हिस्सा लेते हैं तो उसको हम कहते हैं वी हैव टेकन दिस एक्सर्प्ट फ्रॉम सो एंड सो वर्क, ऑलराइट। तो ये हमने लिया है उनकी बहुत बहुचर्चित, बहुत फेमस उनकी राइटिंग है, उनकी काफ़ी सारी फेमस राइटिंग है, जैसे इग्नाइटेड माइंड उसमें से एक है, उसी में से एक उनकी किताब है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसमें से हमने ये लाइंस ली हैं, और ये आप जैसा कि पढ़ पा रहे हैं फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में है, फर्स्ट पर्सन नरेशन में है, और APJ अब्दुल कलाम ने खुद अपने बारे में ये बातें बोली हैं। Of course it's a beautiful book, it's a lovely book, if you find it somewhere, if you get your hands on it, please go and grab it, it's a beautiful 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 read, all right। now we have come to an end of this। अब हम बात कर लेते हैं APJ अब्दुल कलाम की। of course लाइक उनको तो आप कह सकते हैं कि उनको तो किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, उनको किसी भी तरह के परिचय की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वो भारत रत्न थे, और
इन नॉट जस्ट इन द सेंस कि उनको भारत रत्न कॉन्फर किया गया था, बट वो एक्चुअली भारत रत्न थे. ही वॉज द पीपल्स प्रेसिडेंट, ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही सेक्युलर आदमी, एक बहुत खुले विचारों के, बहुत खुले दिल के, बहुत बच्चों से बहुत प्रेम करने वाले व्यक्ति थे. उनका जो ट्रेडमार्क, आज भी अगर आप बात करते हैं APJ अब्दुल कलाम का, तो आप जान सकते हैं कि मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट के तौर पर अगर आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं, या उसके बाद अगर आप बात करते हैं राधाकृष्णन की, S राधाकृष्णन की, जिनके नाम पर हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, उनके बाद शायद ऐसे अकेले प्रेसिडेंट रहे जिनका इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पूरी जनमानस पे, जिस पे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा. मतलब जब आप APJ अब्दुल कलाम की बात करते हैं तो एक उनको ना सिर्फ एक प्रेसिडेंट के तौर पे, ऑफ कोर्स ही वाज अ एरोस्पेस साइंटिस्ट, ही वाज अ साइंटिस्ट, पर उनको एक इंसान के तौर पे बहुत ज़्यादा माना गया, बहुत ज़्यादा उनको ख्याति मिली और हर तबके का व्यक्ति उनसे जुड़ा. आप इससे, वो हिंदू है, मुसलमान है, अमीर है, गरीब है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता था. हर व्यक्ति की ज़िंदगी में एक अमिट छाप जो है अब्दुल कलाम ने छोड़ी अपनी रीडिंग्स के द्वारा, अपनी राइटिंग्स के द्वारा. एंड ही वाज अ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ मैन. महामहिम कहा जाता था, वो महामहिम कहलाना उन्होंने बंद किया. उन्होंने जो उनकी सबॉर्डिनेट, आप कहते हैं ऑर्डरलीज जो रहते थे प्रेसिडेंट हाउस में, वो जूते पहनाते थे. उन्होंने उनसे कहा कि कोई मेरे जूतों को हाथ नहीं लगाएगा, मैं अपने जूते स्वयं पहनूंगा. उन्होंने कोई भी पर्क्स जो हैं वो पोस्ट रिटायरमेंट, उन्होंने अपने, जब उनका टर्म ख़त्म हुआ, रिटायरमेंट तो नहीं कह सकते, उनका टर्म ख़त्म हुआ, तो दूसरा टर्म उन्होंने कंटेस्ट करने से मना कर दिया, और उसके बाद उन्होंने कोई भी फेवर्स नहीं लिए. ठीक है, तो बहुत सारी बातें आप उनके बारे में जानते हैं. हम उनका एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ मैम, कि जाहिर सी बात है, जब हमने बात की कि World War I जब ब्रेक हुई 1939 में, हमने कहा कि वो 8 साल के थे, तो जाहिर सी बात है कि उनका जन्म जो था वो 1931 में हुआ. एक लिटिल एजुकेटेड इन द टर्म्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन. उनके पिता, ठीक है, बोट ओनर थे उनके पिता, रामेश्वरम में, तमिलनाडु में. और उनको कहा जाता है कि स्मॉल मॉस्क, और इमाम भी थे वो. एक अगर आप बात करते हैं तो जहाँ उनका घर आता था, जहाँ पे वो रहते थे, पक्का घर था उनका मॉस्क रोड पे, वहीं पे उसके इमाम भी जो थे उसके पिताजी थे. ही हैड एन अनपैरेलल्ड करियर एज अ डिफेंस साइंटिस्ट. हमारे भारत की अगर हम बात करते हैं तो DRDO जो हमारी संस्था है, या ISRO की अगर हम बात करते हैं, इसरो की, तो उसमें बहुत प्रख्यात, बहुत बड़ा नाम अगर हम बात करते हैं तो APJ अब्दुल कलाम का आता है. हमारे एरोस्पेस साइंटिस्ट, डिफेंस साइंटिस्ट के तौर पे उनको जाना जाता है. अगर आप बात करते हैं कि इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने में अगर आप बात करते हैं, योगदान बहुत बड़ा APJ अब्दुल कलाम का है. हमारी अगर टेस्टिंग की बात करते हैं, न्यूक्लियर पोखरण टेस्टिंग की इंदिरा गांधी के समय में हुई थी, उसकी बात कर लें आप, उसमें भी बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप बात करें तो आप जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे जो पोखरण में जो टेस्टिंग हुई थी, उसमें भी बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल जो था वो किसका रहा, APJ अब्दुल कलाम साहब का रहा. एंड दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. एंड ऑल्सो अगर आप बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि उनको हाइएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न उनको दिया गया. एज द चीफ ऑफ द कंट्रीज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट program, Kalam demonstrated the great potential for dynamic and innovation that existed in seemingly modern research establishment. हमारे यहाँ अगर आप बात करते हैं रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट में, और किस तरह का, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक बेंचमार्क उन्होंने सेट किया. ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टेम्पर को बच्चों में स्पेशली वो बहुत ज़्यादा इनकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे. बहुत सारी, इवन इन हिज टर्म एज ए प्रेसिडेंट जब वो थे, उन्होंने बहुत सारी जगहों पे वो जाते थे. कॉन्क्लेव्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बच्चों की गैदरिंग्स में वो स्पेशली जाते थे, बच्चों को प्रोत्साहित करते थे, बच्चों से वो बात किया करते थे. एंड दे टोल्ड देम द स्टोरी about his own life and they would tell him कि किस तरह से अपनी जो सीमाएं हैं वो कभी बांधनी नहीं चाहिए. आप अगर if your mind can actually conceptualize a thought, it can actually achieve it. This is what he said. The dreams are not something that you see when you are asleep. Dreams are something which doesn't let you sleep. Dreams is something that doesn't let you sleep. Dreams are something which don't allow you to sleep. ये कोटेशन अगर आप बात करते हैं तो APJ अब्दुल कलाम की लाइफ को बेहतरीन वे में स्थापित करती है.
ठीक है. There's a story of Kalam's own rise from obscurity and his personal and professional struggles, as well as the story of Agni, Trishul and Nag missiles. अगर हम ballistic missiles की बात करते हैं, ballistic missiles के अगर आप बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो mastermind माने जाते थे, that is why he was known as the missile man of India. उनकी story अगर आप बात करते हैं अग्नि, त्रिशूल और नाग missiles की, वो household names रहे भारत में, and raised the nation to the level of the missile power in the international reckoning. Kalam died on 27th जुलाई 2015. अब उस ज़माने में उस टाइम पे वो यहाँ पे अगर आपको मालूम है तो IIM शिलोंग मेघालय में वो संबोधित कर रहे थे. वो गए थे कॉन्क्लेव में, वो गए थे, वो संबोधित कर रहे थे. ही वॉज गिविंग अ लेक्चर और वहीं पे वो कोलैप्स कर गए थे. ये पिक्चर आज भी मेरे दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है जब ये न्यूज़ जो फ्लैश हुई थी और 2015 को ये न्यूज़ फ्लैश हुई कि वो कोलैप्स कर गए स्पीच देने के बाद. वहाँ पे स्टेज पे वो कोलैप्स कर गए एंड ही पास्ड अवे एंड he died of a cardiac arrest. And there was उनको पूरे स्टेट ऑनर के साथ उनके घर में रामेश्वरम में उनको उनके लास्ट राइट्स परफॉर्म किए गए और पूरी दुनिया भर के डिग्नेटरीज जो हैं वहाँ पे आए और ऑब्वियसली नेशनल मॉर्निंग वाज डिक्लेयर्ड. राइट. सो दिस इज़ द स्टोरी दैट यू अंडरस्टैंड कि एक बच्चा जो कि एक परिवार से आता है, एक मिडिल क्लास परिवार से आता है, भारत के एक राज्य, एक ऐसे राज्य तमिलनाडु में अगर वो रहे, रामेश्वरम से वो रहे और वहाँ से वो निकल के उभर के वो दुनिया का अगर आप बात करते हैं इतनी ख्याति प्राप्त करता है कि वो भारत का मिसाइल मैन बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, पूरी दुनिया में स्टेट्समैन के तौर पे उसकी अपनी पहचान, अपनी छवि बनाता है. तो ये कहानी उस व्यक्ति के ऊपर है. अब अगर हम बात करते हैं थीम क्या है इस चैप्टर की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये ऑटोबायोग्राफी में से सेलेक्ट किया गया है, ये एक्सट्रैक्ट जो है चुना गया है, मिसाइल मैन and the late President of India, the most revered APJ Abdul Kalam, right? He has tried to reveal the realities of the 19th century Indian society, the good, bad, ugly situations he had to face because he was a Muslim. एक और चीज़ उन्होंने बोली, आपको एक और चीज़ जो है यहाँ पे बहुत स्ट्राइकिंग लगी होगी कि उन्होंने ये चीज़ समझाई कि वो एक परिवार से जहाँ से आते हैं, उन्होंने बताया कि कैसे सेक्युलरिज्म उनके परिवार में रचा बसा था. राइट. कैसे उनके परिवार में जब वो बचपन में उनको कहानियाँ सुनाई जाती थी तो प्रॉफिट मोहम्मद की भी लाइफ की बातें होती थी और रामायण के भी उनको किस्से सुनाए जाते थे. किस तरह से उनका परिवार जो है वो कल्याणम सेरेमनी में जो है बहुत पिवटल रोल प्ले करता था. ये सब कुछ है. कैसे उनके 3 जो सबसे क्लोज फ्रेंड्स थे वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण परिवार के थे और किस तरह से उन्होंने कोई भेदभाव नहीं देखा, लेकिन कहीं ना कहीं अंडर करंट उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ वो भेदभाव कहीं ना कहीं हुआ है या उन्होंने वो देखा है, लेकिन उस चीज़ से उनके अंदर कड़वाहट नहीं आई. ठीक है. उस चीज़ से, उस भेदभाव जो उन्होंने देखा भी सटल वे में अगर देखा भी, तो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ ने उनको पावर ही प्रेजेंट किया. उस चीज़ से उन्होंने वो नेगेटिव नहीं हुए, उस चीज़ का उन पर नेगेटिव असर नहीं हुआ. उस चीज़ को उन्होंने बड़ी पॉजिटिवली लिया, बड़ी पॉजिटिव दृष्टि से देखा और बहुत पॉजिटिवली वो आगे जाके उस चीज़ में बढ़े. ठीक है. उन्होंने ही नेवर लेट दैट कम्यूनल मैडनेस एंटर इनटू हिज माइंड. उन्होंने कभी वो कम्यूनल डिस्टिंक्शन या कम्यूनल आप कह सकते हैं जो एक बैरियर था वो कभी अपने आप पे, अपने आसपास आने नहीं दिया या खुद पे हावी नहीं होने दिया. तो इस एक्सपीरियंसेस ही इज ट्राइंग टू मेक अस अवेयर द नीड टू बी रैशनल एंड टॉलरेंट इंडिविजुअल्स. उन्होंने हमें ये बताया कि हर चीज़ के बावजूद अच्छे बुरे घटनाक्रम सबकी लाइफ में होते हैं, चीज़ें सबके साथ होती हैं. कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि विच वॉज नॉट जस्ट नहीं होनी चाहिए, वो सबकी ज़िंदगी में होती हैं. बट स्टिल दिस स्टोरी टेल्स अस दैट यू नीड टू बी टॉलरेंट, यू नीड टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, you need to have that that rationality, that everything is okay, everything is part and parcel of growing up and everybody faces something or the other. लेकिन आप उसकी वजह से नेगेटिव हो जाएं, आप उसकी वजह से एक mindset अपना बना लें, this is not the right thing to do, right? So he told us that how we need to rise above the barriers and how we need to establish ourselves as better individuals and become worthy citizens, right? ये story हमें ये बताती है. Kalam examines his early life, efforts, hardship, fortitude, luck and chances that transformed his life. यहाँ पे उन्होंने बहुत पर्सनल वे में, बहुत व्यक्तिगत अपने विचारों से, अपनी यादों से, अपनी जो चीज़ें उन्होंने लाइफ में फेस की, जो इंसिडेंसेस हुए, जो घटनाक्रम हुए, जो लोग उनके जीवन में आए, जो दोस्त उन्होंने बनाए, उनके माता पिता का क्या इन्फ्लुएंस रहा, जो उनका बचपन रहा, जिस परिवेश में वो उनका जन्म हुआ, जिस परिवार में उनकी परवरिश की गई, वो सब कुछ उन्होंने बताया है कि कौन सी चीज़ें ऐसी थीं जिन्होंने उनको मिल के
एक साथ एक आप कह सकते हैं संयोजित तरीके से उनकी पर्सनैलिटी को शेप दिया और उनको वहाँ पहुँचने में मददगार साबित हुए जहाँ वो इवेंचुअली लैंड किए लाइफ में, राइट। नाउ अगर हम इसकी समरी देखते हैं तो समरी भी आप समझ गए कि जर्नी है एक पर्सन की फ्रॉम द मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली इन रामेश्वरम टू द प्रेसिडेंट्स हाउस। मतलब आप परिवार की बात कर सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन तक एक छोटे से लड़के की कहानी है, एक मुस्लिम परिवार में जन्मे एक छोटे से लड़के की कहानी है जो कि इवेंचुअली राष्ट्रपति भवन तक पहुंचता है। ठीक है, जर्नी जो है APJ अब्दुल कलाम की स्मूथ नहीं रही है। ही हैड टू स्ट्रगल एंड फेस सेवरल challenges as he moved ahead in his life. In his childhood, he was greatly influenced by his parents, his teachers, and his friends. All right? Now, अब हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं तो हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज फादर, हिज मदर एंड हिमसेल्फ। अब यहाँ पे ऑथर ऑफ कोर्स वी नो हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, राइट। मैंने आपसे कहा था ना कि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में है, उनकी ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम बात कर रहे हैं ऑथर की तो हम उनकी बात कर रहे हैं। नाउ व्हेन आई वाज टीचिंग यू व्हेन वी वर रीडिंग द एंटायर लेसन, उस टाइम पे मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा, बड़े नपे तुले शब्दों में लेकिन बड़ा गहरा कैरेक्टर स्केच जो है अपने पेरेंट्स का उन्होंने दिया है, राइट। उन्होंने अपने फादर का, अपनी मदर का, अपने बारे में हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें नहीं बोली हैं, अपने बारे में उन्होंने बहुत संक्षिप्त रखा है। इंसिडेंसेस अपने लाइफ के उन्होंने ज़रूर साझा किए हैं, लेकिन उसके अलावा उन्होंने अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है, बड़ी हम्बली उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है। और उन्होंने कहा दैट ही वाज अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, ही वाज अ किड विद एन अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स बोर्न टू वेरी हैंडसम पेरेंट्स, राइट। तो वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ही वाज वर्किंग विद अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी ओवर देयर। बट उनके पेरेंट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि उनके फादर जो थे, ठीक है, उनके फादर के बारे में, जलालुद्दीन के बारे में उन्होंने कहा कि वो पिलग्रिम्स को फेरी किया करते थे बोट्स में, एंड वो फॉर्मल एजुकेशन उनको नहीं मिली थी, एकेडमिक एजुकेशन उनके पास नहीं थी, ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। बट स्टिल अगर आप देखते हैं कि उनके पास एक सेंस ऑफ इनेट सेंस ऑफ विजडम उनके अंदर था, और ट्रू जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट वो शो करते थे। हिज मदर वॉज गुड एंड काइंड हार्टेड एंड लव्ड फीडिंग पीपल। उनकी मदर जो थी वो बहुत अच्छी नेक महिला थी, और वो लोगों को फीड करना, उनके घर में बुला के उनको खाना परोसना, खाना खिलाने का काम जो था वो करती थी। और उन्होंने कहा कि वो अपने बारे में उन्होंने कहा दैट ही वाज शॉर्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड सन बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, राइट। ये बात उन्होंने अपने बारे में बोली। इसमें अगर आप चाहते हैं डिपेंडिंग कि कितना बड़ा क्वेश्चन आया है, शॉर्ट आंसर है तो इतना काफ़ी है, लॉन्ग आंसर अगर इस पर आ जाता है तो व्हाट यू कैन डू इज़, इसमें आप इंसिडेंसेस कोट कर सकते हैं। जब वो कहते हैं कि भाई हमारे घर में जितने हम लोग थे, वी वर टुगेदर लाइक ऑल द पीपल पुट टुगेदर, उससे ज़्यादा लोग जो थे हमारे यहाँ, बाहर वाले जो थे हमारे यहाँ खाना खाते थे, या उनकी नानी दादी या उनके घर की जो महिलाएँ थीं वो प्रॉफिट मोहम्मद और रामायण की जो कहानियाँ थी वो बेड टाइम में सुनाती थी। तो ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्टोरी जो है वो पूरी की पूरी शो करता है, ठीक है, जो उनकी एक कैरेक्टर स्केच जो वो देना चाह रहे हैं वहाँ पे बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करता है। नाउ व्हाट कैरेक्टर, sorry I can't read it with this written over here, what characteristic does he says he has inherited from his parents। ये उन्होंने आंसर बहुत क्लियरली दिया था। उन्होंने कहा या आप इसको इसी तरह लिख सकते हैं, उन्होंने कहा दैट हर बच्चा, एवरी चाइल्ड इनहेरिट्स सम ट्रेट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड सर्टन क्वालिटी फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द पीपल हु आर, आप कह सकते हैं, द इन्फ्लुएंसर्स इन देयर लाइफ, राइट। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑनेस्टी और आप कह सकते हैं सेल्फ डिसिप्लिन जो है उनके फादर से लिया, उन्होंने और उनके भाइयों ने और बहन ने, और सेम वे में उन्होंने फेथ इन गुडनेस एंड काइंडनेस उन्होंने अपनी मदर से ली। अब हमें कौन से आंसर्स डिस्कस करने हैं, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वी नीड टू डिस्कस दोज। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड इन द टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, सेज द ऑथर। ठीक है, ये चीज़ें, ये स्टेटमेंट जो है आपने चैप्टर में पढ़ा है, वी नीड टू डिस्कस दिस। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वी नीड टू डिस्कस दोज। ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हम एक्चुअली ओवरऑल आप कह सकते हैं एक पूरी जिस्ट जो है एक चैप्टर की हम इसमें समझ रहे हैं। ठीक है, विद सोशल ग्रुप डज ही मेंशन वेयर दीज ग्रुप्स इजीली आइडेंटिफाइबल, मतलब एग्जाम्पल क्या आप इनके ड्रेसेस या कपड़ों से अगर आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको याद होगा कि उन्होंने वो टोपी की बात की थी, राइट, उन्होंने टोपी की और जनेऊ की बात की थी। ठीक है, सो लेट्स कम टू दिस। द टू ग्रुप्स बीइंग मेंशन्ड आर हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ही सेज दैट चिल्ड्रन दे नेवर फेल्ट एनी डिफरेंस। उन्होंने कहा कि मुझे बच्चों के तौर पे हमें कभी डिफरेंस महसूस नहीं हुआ amongst themselves despite their religious differences because of their upbringing. They could be differentiated only by the basis of the cap that he wore as a Muslim and the janeyu or the sacred thread that his friend, the Brahmin friend, Hindu Orthodox Brahmin friend wore, and that was the only difference that was visible
टू द वर्ल्ड, जहाँ पे उनके रिलीजियस आइडेंटिटी की बात आती है. Right now, were they aware only of the differences, or did they also have naturally share friendship and experiences? Think of the bedtime story in Kalam's house of the two friends they were and what used to take place in the pond near his house. ये मैंने आपको एक कीवर्ड या हिंट आप कह सकते हैं क्यों दिया हुआ है, राइट. यहाँ पे हमें यही इसी बेसिस पे आगे बढ़ना है. एंड व्हाट वी नीड टू फिगर आउट इज दे वर अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस बट लिव्ड इन हार्मनी, हेल्पिंग ईच अदर इन एवरी वे. कलाम स्पीक्स अबाउट द बेड टाइम स्टोरीज हिज मदर एंड ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल देम दैट इंक्लूडेड स्टोरीज फ्रॉम बोथ द रामायण एंड द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट. ठीक है. हिज फादर यूज्ड टू फेरी द पिलग्रिम्स हु विजिटेड रामेश्वरम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी फैमिली जो है, उनकी फैमिली क्या अरेंज करती थी, बोट्स करती थी. जब सीता राम कल्याणम सेरेमनी होती थी उस टाइम पे उस पॉन्ड में, जो कि उनके घर के बहुत नज़दीक था, एंड वहाँ पे वो ले जाते थे इन द सेंटर ऑफ द पॉन्ड. ठीक है. तो ये चीज़ें हमें क्लियर होती हैं. ये चीज़ें हमें ओवरऑल आइडिया हमें बताता है कि उनका बचपन किस तरह का था. व्हाट वर द सोशल प्रैक्टिसेस दैट यूज्ड टू हैपन, व्हाट वाज द डिफरेंस जो दोनों आप कह सकते हैं कम्युनिटीज़ के बीच में बताया गया, एंड उनके बीच का जो एक जो आप कह सकते हैं कि एक पीसफुल एसोसिएशन, या आप कह सकते हैं एक बहुत ही जिसको बोलते हैं ना आपके एक बहुत ही टॉलरेंट रिलेशन जो वो शेयर करते थे, उसके बारे में भी बताया गया. Now, the author speaks about both of the people who were aware of the differences among them and those who try to bridge these differences. Can you identify such people in the text? अब यहाँ पे 2-3 रेफरेंस जो आए, पहली बात उनके साइंस टीचर की आई, एक जो है उनकी वाइफ की आई, जो कि पहले अलाउ नहीं करती थी उनको अपने किचन में एंटर करना. और सबसे पहला इंसिडेंट जो आया वो उस टीचर का आया जिसने उनको अलग थलग ले जाके बिठा दिया गया था बिकॉज ऑफ द सोशल स्टेटस जो वो बिलोंग करते थे, जिस स्टेटस को वो बिलोंग करते थे. द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग सेग्रीगेटेड वाज व्हेन हिज टीचर ऑब्जेक्टेड टू कलाम being a Muslim, right? A Muslim sitting along with Hindu boys, and that too Brahmin boys, right? In the first row of the class, he was unceremoniously, मतलब बहुत ही ख़राब वे में, बहुत ही डिमीनिंग तरीके से, ठीक है, उनको बोला गया कि वो पीछे जाके बैठे. उनके जो फ्रेंड हैं जो कि शास्त्री जी के बेटे थे, आपको मालूम है ना, हाईएस्ट प्रीस्ट के बेटे थे, कहाँ के, रामेश्वरम टेम्पल के, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे टीचर के बिहेवियर से. एंड दैट इमेज लास्टेड it had a long lasting impression on कलाम्स माइंड. तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ड्राइव किया जा रहा है उनके दोस्त में, जो कि उनके दोस्त थे, जो कि बहुत ज़्यादा सेक्युलर था, ऑब्वियसली जो उनका बचपन का दोस्त था, और उसको बहुत तकलीफ हुई कि मेरे दोस्त को ऐसे कैसे बोल दिया कि पीछे जाके बैठो, राइट. इसमें यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, और उस टीचर में है जिसने डिफ्रेंशिएट किया, पहली चीज़. दूसरी चीज़, However, when लक्ष्मण शास्त्री जो अब यहाँ पे उनके फादर का रोल आता है, लक्ष्मण शास्त्री जो कि हाईएस्ट प्रीस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल के, उन्होंने जो रामदास फादर के थे वो ऑब्जेक्ट करते हैं इस बिहेवियर के, और टीचर को रिग्रेट करना पड़ता है अपने एक्शन पे, और ना सिर्फ रिग्रेट करना पड़ता है बट ही गेट्स अ लेसन फॉर अ लाइफ टाइम. ऑलराइट, द टीचर वॉज हेंस रिफॉर्म्ड. इससे एक चीज़ ये हुई कि जो टीचर का जो बिहेवियर था वो फिक्स हो जाता है, रिफॉर्म हो जाता है. दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ सेकेंडली, उनके जो साइंस टीचर थे, जो कि he was a kind of a rebel. He did not believe in the segregation of this communal divide, right? उनका नाम था क्या था, शिव सुब्रमण्यम अय्यर, और उनके बारे में बात होता है जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली को खुद बिलोंग करते थे. उनकी वाइफ थी, और वो किस तरह से उसको ब्रेक करते हैं, राइट. उस जो चली हुई आ रही जो परंपरा होती है उसको किस तरह से वो ब्रेक करते हैं, उसके ऊपर स्टोरी है. वो रिफॉर्म करते हैं. उनकी वाइफ को इनिशियली अप्रूव नहीं करती, जो शुरुआत में जब पहली बार आते हैं वो अप्रूव नहीं करती, हैविंग फूड इन अ होली किचन, या होली या प्योर किचन, राइट. तो दो लोगों का आ गया. अब फोर्थ चीज जो हमें इस लाइन से पता चलती है वो ये, नरेट two incidences that shows how differences can be created and also how they can be resolved. How can people change their attitude? अब यहाँ पे दो चीज़ें जो हमें सबसे पहले समझ में आती हैं कि कैसे डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं और कैसे उनको रिजॉल्व किया जाता है. इसमें दो स्टोरीज जो हैं वो प्राइमरी हैं. दोनों ही स्टोरीज हमने डिस्कस की, तो वी वोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट. फर्स्ट वाज ऑफ द टीचर, और बाद में किस तरह से वो रिफॉर्म हो जाता है उनका बिहेवियर. और सेकेंडली जो अय्यर सर थे, उनकी जो वाइफ का जो रिफॉर्म होता है बिहेवियर, बाद में वो जब आते हैं कलाम उनके
यहाँ खाना खाने, तो ना सिर्फ वो अपनी किचन में ले जाती हैं बल्कि अपने हाथ से उनको खिलाती हैं. So these are the reformations and these were the people who created the segregation in the first place. Now इसमें अपन बात कर सकते हैं, difference were created first by the teacher who tried to create communal feelings among students. इसको इस तरह से ही लिख सकते हैं, right? And the second instance when Siva Subramaniam's Iyer's wife refused to serve food to the Muslim boy in her kitchen. In both these instances, the persons who brought about the reformation of the narrow-mindedness stood their ground. अब यहाँ पे बात क्या की है मैंने कि भाई जो लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, राइट, अगर उसमें आप बात करते हैं शास्त्री जी की और यहाँ पे बात करते हैं अय्यर जी की, दोनों ने ही अपने जो ग्राउंड्स थे वो दे स्टूड ऑन देयर ग्राउंड्स एंड दे मेड दैट रिफॉर्म हैपन, राइट. तो इसमें बात कर रहे हैं हम बोथ रिफ्यूज टू रिलेंट, बोथ लक्ष्मण शास्त्री एंड सुब्रमण्यम अय्यर, Siva Subramaniam Iyer, were able to change the traditional and narrow-minded approach of the teacher and the lady respectively and make them more tolerant and make change or amend their behavior. यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? Amend their behavior. All right? Now, describe the lifestyle in Kalam's house. अगर हम बात करते हैं कि कलाम के घर का जो माहौल था, जो लाइफ स्टाइल थी वो कैसी थी, हमें वो बतानी है. Now, Kalam lived with his sibling and parents in the Pakka house. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया. It was a big deal in those days, right? It was a time of British India. British India राज में बहुत बड़ी बात होती थी having a Pakka house, and that also means कहीं ना कहीं वो एक ये बताता है that he was not like poverty stricken. आप उनको नहीं कह सकते. They were not well off, but they were not poverty stricken. They were kind of average and pretty good at it. ठीक है, वो अपने भाई बहनों के साथ रहते थे और उनका जो घर था वो काफ़ी बड़ा था, quite fairly big house. Austere father जो थे उनकी unnecessarily जो डिमांड थी, comfort and luxuries वो नहीं देते थे, but all the necessities were met, right? Necessities like food, clothing, medicines were provided. So he could say that he had a very secured childhood, right? And also that the children were very emotionally independent and strong individual, and also that they were made to believe in the prosperity of everything, or they were made to believe in the kindness. उनके घर में बहुत खुला, उनका किचन जो था वो हमेशा खुला रहता था, लोग वहाँ पे आके खाना खाते थे. एंड उनके जो घर की जो महिलाएं थी, they were very open minded, और वो बाकी religious scriptures से भी बातें जो हैं बेड टाइम स्टोरीज अपने बच्चों को सुनाती थी. आप ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, provided वो आंसर लॉन्ग टाइप आंसर है या शॉर्ट टाइप आंसर है. ऑलराइट, नाउ राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन कलाम द मिसाइल मैन. अब इनके ऊपर तो जितना लिखा जाए वो कम है, आप जितना लिखना चाहें वो लिख सकते हैं. जो मैंने लिखा है मैं वो आपको बता देती हूँ. डॉक्टर कलाम स्टडीड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने किया था. अब इसमें अगर मैं बात करती हूँ कि DRDO ज्वाइन किया, कलाम जो थे वो सक्सेसफुल थे, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV के लिए. अगर आप इसमें वट एवर नॉलेज दैट यू हैव अबाउट द मिसाइल मैन यू कैन जस्ट पुट इट आउट देयर. जब हमने अग्नि नाग की बात की, आप वो कह सकते हैं, DRDO की बात कर सकते हैं, इसरो की बात कर सकते हैं, हम पोखरन न्यूक्लियर आप कह सकते हैं, जो हमारा जो हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी आप उसकी बात कर सकते हैं. ठीक है, आप बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात कर सकते हैं, SLV प्रोग्राम्स में उनकी बात कर सकते हैं. तो आप जितना चाहें, लाइक वट एवर नॉलेज यू हैव अबाउट कलाम यू कैन पुट इट आउट देयर, राइट. आपको जितना भी उनके बचपन के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, या एज अ न्यूक्लियर आप बात कर सकते हैं, काइंड ऑफ अ पायनियर ऑफ इट इन द फील्ड, एरोस्पेस साइंटिस्ट के तौर पे, डिफेंस साइंटिस्ट के तौर पे, ऑल द नॉलेज दैट यू कैन एक्यूमुलेट यू कैन पुट इट आउट देयर, डिपेंडिंग कि वो आंसर कितना बड़ा है, आपको किस तरह से वो आंसर फॉर्मुलेट करना है. राइट, अब अगर इसमें हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट के लिए उनको किया गया है. अगर मैं ये बात करती हूँ यहाँ पे ये एडिड जानकारी है, राइट. ये एडिड चीज़ें आपको पता चलती हैं कि APJ अब्दुल कलाम जो है साइंटिफिक एडवाइज़र रहते हैं प्राइम मिनिस्टर के. उसके बाद आप कह सकते हैं कि पोखरन 2 का न्यूक्लियर टेस्ट उन्होंने किया. मीन्स दीज आर एवरीथिंग, ऑल दीज अचीवमेंट्स गेव हिम द टाइटल ऑफ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. मीन्स जैसे जो भी चीज़ें आप उनके DRDO या इसरो के बैकग्राउंड से जानते हैं, यू कैन पुट इट आउट देयर. Narrate the incident of the new teacher's behavior in the classroom. Was his action appropriate? तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं. इसमें आप कह सकते हैं कि भाई 5th स्टैंडर्ड में थे और the teacher was a conservative and narrow outlook came to them, teach them. He saw Abdul Kalam sitting in the front row with Ramanand Shastri. He identified Kalam as a Muslim because he wore a cap that identified him as someone different. The teacher could not digest a Muslim boy sitting with the Brahmin boy and the son of the priest. In accordance with the social ranking, he saw it and Kalam was asked to
टू मूव आउट। ठीक है, अब रामानंद शास्त्री, ये पूरा का पूरा जो इंसिडेंस है ये यहाँ पे बताया गया है कि दोनों को बहुत बुरा लगा। हिज एक्शन वाज नॉट एट ऑल अप्रोप्रिएट। ये आंसर आप चाहें तो आप पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। सो इसमें आई डोंट रियली थिंक दैट आई नीड टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन, राइट। आप भी बोर हो जाएंगे कि क्या मैम एक एक चीज़ पढ़ा रही है, बट कई बार कुछ इंसिडेंसेस के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। तो ये हम समझ चुके हैं, आपको चाहिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आपको ये समझ में आए। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल इनइक्वालिटी के बारे में बात करते टाइम, ठीक है, कि किस तरह सोशल इक्वालिटी और कम्युनल इंटॉलरेंस, मतलब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पहली बार कलाम के साथ ये कम्युनल वाली चीज़ जो है वो उन्होंने फिगर आउट की थी या उन्होंने फील की थी, राइट। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंस्ट्रूमेंटल ओवर हियर. So on this note, finally we have come to an end of a very important and very interesting and a very thought-provoking and igniting chapter which is on the life of APJ Abdul Kalam. I'm sure हमने सब कुछ कवर किया है, तो आपको ग्लोसरी वगैरह मैंने जब पढ़ाया तो मैंने उसमें कवर कर लिया, अलग से नहीं की है, पढ़ाते टाइम ही कवर कर ली थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इन केस यू हैव एनी इश्यूज़ या आपको लगता है कि ये चीज़ें रह गई हैं, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मुझे लगते हैं जो पूछे जा सकते हैं, मैंने वो भी कवर करने की कोशिश की है। ऑलराइट, सो ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ एंड ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। कोई चीज़ है जो नहीं समझ में आ रही है, यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी। स्टेप अप अकेडमी को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, सो दैट कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह की पढ़ाई हो, वो सब हो जाए। ऑफ कोर्स हम अपना वन शॉट कवर कर ही लेंगे। ऑलराइट, वन शॉट में हमारी जो पूरी पढ़ाई है वो कवर हो जाएगी, दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है। नाउ दूसरी चीज़, स्टेप अप अकेडमी में आपको और भी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए दीदी भैया कोई तैयारी कर रहे हैं, सबको यहीं पे सब कुछ मिल जाएगा। ओके, सो मेरे साथ साथ हमारा जो प्यारा सा हैप्पी पैंडा है, ये भी आपको क्या कह रहा है, आपका अभिनंदन कर रहा है और आपको थैंक यू कह रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी, स्टडी वेल एंड बी गुड। थैंक यू सो मच।